स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आपसे ये पूछ रहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर ढंग से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, सभागार में, घर में। तो सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास कहाँ परिभाषित किया जा सकता है सबसे बेहतर ढंग से? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। इनमें से कोई नहीं। तो मानव का विकास जो है, इस पे वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की या रटने की क्षमता रखता है, यह रटने होना चाहिए। ठीक है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो बुद्धिमान बच्चे का कौन सा लक्षण नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो यही नहीं, ये तो होना चाहिए, वह संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये बुद्धिमान बच्चे की पहचान है। वह मूर्त रूप से सोचता है, ये भी हो सकता है। वह नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। लेकिन वह लंबे निबंधों को याद करने की क्षमता रखता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह बहुत अधिक बुद्धिमान है, यानी विकल्प ए, ये बुद्धिमान बच्चे के लक्षण की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? मतलब ये कथन किसने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं? जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो ये कथन जीन पियाजे जी का है। ठीक है, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की बारे में बताया है। तो ये बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन जीन पियाजे जी का है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार जो है ये अनौपचारिक साधन है, यानी ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? जो अवधारणाओं का विकास होता है, ये मुख्य रूप से किसके पहलू के तहत आएगा? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो ये जो अवधारणाओं का विकास है, ये बौद्धिक विकास की श्रेणी में जाएगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो शिक्षण की खेल विधि किस पे आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ये भी विकल्प तो दिया हुआ है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो शिक्षण की खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इस शब्द को आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, ये नहीं शब्द जो है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारी गलती यही हो जाती है। ठीक है, इसलिए नहीं शब्द को आप लोग विशेष ध्यान देंगे। कह रहा, दल या समूह में रहने की अवस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है कि नहीं है?
ये तो होती है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता। अनुकरण करने की अवस्था, अनुकरण भी किया जाता है। प्रश्न करने की अवस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होता है तो प्रश्न करने की अवस्था तो स्वाभाविक है होगी। खेलने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो है ये खेलने की अवस्था की श्रेणी में नहीं आएगा, अतः विकल्प डी इन विकल्पों में से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बच्चों की जिससे रुचि बने रहे, ठीक है, और करके सीखने को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है मनोविज्ञान में। ठीक है, बच्चा जब स्वयं करके सीखेगा तो उसे अच्छी उसकी रुचि भी बनी रहेगी और उसे जानकारी भी चरणबद्ध तरीके से ज़्यादा होगी। इसलिए आप बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए कह रहा है तो बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, यानी विकल्प डी सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, मतलब मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? विकल्प दिए हैं, बच्चे मूल्यांकन से पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों के उपलब्धि का पता लगता है। तो बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, उपलब्धि का पता भी लगता है, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प यही है कि बच्चों के सीखने के स्तर का पता चलता है कि बच्चे ने किस स्तर की जानकारी या कहां तक उसमें उपलब्धि आई, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, बच्चे को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो ये परामर्श यानी चर्चा परिचर्चा जो है ये बच्चों को समझाना भी इसमें आ जाएगा, बच्चों की कमियों के कारण का पता भी लगेगा, इससे बच्चों के समायोजन में सहायता भी प्राप्त होगी। विकल्प डी उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो हम लोग उपयुक्त सभी डी विकल्प सही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चा कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता या बच्चे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछ रहा है। तो विद्यालय आने से पहले क्या बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है? ये तो गलत हो जाएगा, होता है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, जीन पियाजे जी का कथन, ये 12 का विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे विकल्प गलत दिए हुए हैं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, बच्चे स्वयं भी तो सीखते हैं अपने समवयस्कों से, साथी समूहों से, आसपास के वातावरण से। ठीक है, इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना या पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए कह रहा है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि अनुकरण की अवस्था होती है तो शिक्षक का अनुकरण बच्चा करेगा, तो जब शिक्षक स्वयं ही आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तो बच्चे में भी यह गुण आएगा, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो देखिए स्नेह का भी संबंध होना चाहिए, विश्वास भी एक दूसरे पे होना चाहिए और सम्मान का भी संबंध होना चाहिए, यानी विकल्प डी ये सभी दिया हुआ है तो विकल्प डी सही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो एक अच्छा अध्यापक जो होगा वो सहयोग यानी सहयोगात्मक भाव विकसित करेगा, विकल्प बी सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता पूछ रहा है, तो वह अत्यधिक संवेदनशील है, ये तो गलत हो जाएगा। वह अपने विषय का गहन ज्ञानी है, ये तो ही है, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। जब वह संतुलित अवस्था में होगा तो उसे ज्ञान भी अपने विषय का होगा, वह अनुशासन भी पसंद करेगा, सख्त अनुशासन नहीं करेगा। यानी कुल मिला के बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब अध्यापक संतुलित, संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ाना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो 90 से 110 के बीच के बच्चों की वह सामान्य बुद्धि है। ये 90 से 110 किस बुद्धि की श्रेणी में जाता है? सामान्य बुद्धि की श्रेणी में। ठीक है, बुद्धि के निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये कर देंगे तो हमें उसकी बुद्धि लब्धि पता चल जाएगी। ठीक है, तो 90 से 110 के बीच सामान्य बुद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ या तात्पर्य क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियां शामिल होती हैं व्यापक मूल्यांकन में, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा दीक्षा को ध्यान बता देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए या दीक्षा को समझाना चाहिए। तो इन विकल्पों में से सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या है? कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर दीक्षा को समझाना चाहिए या देना चाहिए। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो देखिए, जब विद्यार्थी प्रश्न पूछे, यदि शिक्षक को आता है तो उस प्रश्न को विद्यार्थी को उस प्रश्न को वही संतुष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, यानी तत्काल जब विद्यार्थी की जिज्ञासा की गई हो, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए, 6 से 12 वर्ष के लिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, ये 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, यानी विकल्प ए 6 से 14 वर्ष। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। यानी जिस विषय का वह शिक्षक है उस विषय का भी ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विकास जो है, वृद्धि एवं विकास जो है, ये सिर से पैर की ओर होता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, सिरस्थ सिद्धांत सिर से पैर की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा वह नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि,
भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि। तो कौन सा गार्डनर के सातों बुद्धि के उसमें नहीं सम्मिलित है, आपसे यही पूछ रहा है। तो बी, ये भावनात्मक बुद्धि जो है ये नहीं सम्मिलित है, गार्डनर ने इसको नहीं बताया है। ठीक है, बाकी स्थान संबंधी, अंतर्वैयक्तिक और भावात्मक ये तीनों बताए हैं, 7 बताए हैं टोटल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरण के संबंध में सही कथन कौन सा है? सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्ति संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ठीक है, तो तार्किक रूप से सोचना जीन पियाजे जी के किस अवस्था में शुरू होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, मूर्ति चालन प्रक्रिया, विकल्प सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। तो सहयोगात्मक रणनीति के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सहयोगात्मक रणनीति में कौन सा इनमें से नहीं होता है? तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी प्रतिरोध नहीं होता है। बाकी स्वीकार्यता भी होता है, क्रांति भी होती है और अनुकूलन भी। विकल्प बी, प्रतिरोध नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर कह रहा है, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, व्यक्ति का दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता ये भी जानने का प्रयास एक शिक्षक को करना चाहिए। और मतलब व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी किस पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को समझाने का भी प्रयास करना चाहिए, यानी विकल्प सी, उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। क्योंकि रचनात्मकता की बात कर दी आपसे, तो बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में कोई रचनात्मकता नहीं होती है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं विकल्पों में से चुनना होता है, तो उसमें बच्चा रचनात्मक ढंग से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपसे रचनात्मकता के बारे में पूछी गई है, तो कौन सा उपागम नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न ये नहीं है। बाकी वार्तालाप कौशल, आप किसी क्षेत्र परिक्षेत्र में वार्ता करेंगे तो भी वो उसमें अपना ज्ञान स्वयं का वो निर्धारित करेगा, रचनात्मकता होगी। परियोजना कार्य में भी होगी और मौखिक प्रश्न में भी होगी, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्नों में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाएं, वहां आपको बोर्ड, PDF और वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।